आज का टॉपिक है कैपेसिटिव कपल्ड एलसी ऑसिलेटर, है ना। सर्किट जो है उसको हम देखेंगे कि कैसे वो ऑसिलेटर की जैसे व्यवहार करता है। धारितीय युग्मित एलसी परिपथ, कैपेसिटिव कपल्ड एलसी सर्किट क्या है। तो मान लिया हमारे पास दो प्रतिरोध मुक्त एलसी परिपथ हैं, इनमें प्रतिरोध नहीं है और क्या है, केवल इंडक्टेंस कोइल है एल और धारित्र संधारित्र जिसको हम सी से व्यक्त कर रहे हैं कैपेसिटेंस। तो दो तो हमारे पास हो गई यहाँ पे कुंडलियाँ एल एल और 3 संधारित्र हो गई। उसको इस चित्र 2.4 के अनुसार हमने बता दिया, जोड़ दिया। तो दो मुक्त प्रतिरोध, इसमें कहीं प्रतिरोध नहीं है, एलसी परिपथ है ये पूरा, ठीक है ना। और सरलता के लिए दोनों एलसी परिपथ समरूप हैं, अर्थात दोनों में प्रेरक कैपिटल एल तथा धारिता का मान क्या है, समान है। दोनों एलसी परिपथों को मध्य के संधारित्र की सहायता से एक दूसरे के साथ युग्मित किया जा सकता है, ठीक है। पहला सर्किट हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया और दोनों को ये एल और सी हैं और ये भी एल और सी हैं और उनको एक सी से आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो माना किसी समय संधारित्र के प्लेटों पर आवेशों का मान Q1, Q2 और Q3 है, जैसा कि चित्र में बस दिखाया गया। इस पे Q1 है, इस पे Q2 है और बीच वाले पे Q3 है, ठीक है। तो यह परिपथ एक में धारा के परिवर्तन की दर dI1/dt, क्या मान रहे हैं अपन, पहला जो सर्किट है उसमें जो धारा बह रही है वो क्या है, I1 है, ठीक है। और इसमें कितने हैं, I2 माइनस I1, ठीक है, जो यहाँ बचेगी। इसमें I2 हो गई, इसमें I1 हो गई। तो I1 की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे इसमें बोल रही है हमारे पास I2, तो इसमें C3 में कितनी आएगी, I2 माइनस I1। तो परिपथ एक में धारा के परिवर्तन की दर dI1/dt है, तो प्रेरक L में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, LdI/dt होगा। यहाँ धारा I1 है इसलिए LdI1/dt हो जाएगा। संधारित्र पर आवेश Q1 विभवांतर हम जानते हैं Q1/C होता है, तो इतना उत्पन्न करेगा। और बीच के संधारित्र पर चूँकि जिसको हम आवेश Q3 कह रहे हैं उस पर विभवांतर Q3/C उत्पन्न करेगा, जिससे कारण धारा I1 का मान बढ़ेगा। तो ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि Q1 पर जो उत्पन्न विभवांतर है LdI1/dt उन दोनों आवेशों के उन दोनों पे जो विभव है -Q1/C और +Q3/C इनके योग के बराबर होगा। और किरचॉफ के समीकरण से भी आप इसको समीकरण को लिख सकते हैं, तो भी यही आएगी। इसी प्रकार समीकरण 2 में उसके सिरों पर, कुंडली के सिरों पर विभवांतर LdI/dt उन दोनों के आवेशों के योग के बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास किरचॉफ के नियम से भी हम ला सकते हैं। इन दोनों को यदि अवकलित करेंगे, यानी t के साथ एक बार और अवकलन करेंगे, तो हमारे पास इसका I1 का तो d2I1/dt स्क्वायर हो जाएगा, L कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अवकलन करेंगे, C तो कांस्टेंट है लेकिन आवेश समय के साथ बदल रहा है, इसलिए ये dQ1/dt हो जाएगा और ये dQ3/dt हो जाएगा। तथा सेकंड वाली समीकरण का भी आप करेंगे तो d2I2/dt स्क्वायर हो जाएगा और Q2 का dQ2/t और ये dQ3/t। तो ये समीकरण आ गए। लेकिन हम जानते हैं धारा I1 क्या हो जाएगी, आवेश के परिवर्तन की दर, यानी dQ1/dt को हम I1 लिख देंगे और dQ2/dt को हम -I2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी दिशा अलग है। तथा dQ3/dt को I2 माइनस I1 लिख देंगे। तो उपरोक्त दोनों ये जो मान हैं dQ1/dt और dQ2/dt और तीसरा dQ3/dt, इनको 3 और 4 में रखेंगे तो हमारे पास 3 और 4 समीकरण इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये I1 और I2 माइनस I1 आ गए। सेकंड वाले में भी ये इस तरह से I2 और इधर I2 माइनस I1। तो ये जो समीकरण हमारे पास आ गए 5 और 6, ठीक है ना, ये 5 और ये 6 है। इसमें L को हम स्मॉल m से और 1/C को K से लिखना है ना। ये हम क्या करें, स्मॉल l और 1/C को K से I1 को x से तथा I2 को y से प्रतिस्थापित करें तो समीकरण 2 युग्मित यांत्रिक दोलकों के समीकरणों के समरूप होंगे और इसकी 2 सामान्य विधाएं होगी। प्रथम विधा के लिए I2 I1 लेने पर हमारे पास ये समीकरण इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये बिल्कुल वैसे ही है हमारे पास जिस तरह से सरलावर्त गति की समीकरण होती है।
है ना, एल का भाग दे देंगे इसमें, तो ये 1/LC हो जाएगा। और 1/LC को हम इस तरह से k² लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सरल आवर्त गति के समीकरण की तुल्य होगा। और उसका जो सॉल्यूशन है हम वो इस तरह से I = A cos ω1t + φ1 लिख सकते हैं। और यहाँ प्रथम सामान्य विधा की जो कोणीय आवृत्ति है वो ω1 = 1/√LC पहले की जैसे हम यहाँ निकाल सकते हैं। द्वितीय कंपन विधा के लिए I1 = -I2 लेने पर हमारे पास तब ये समीकरण आ जाएगी L d2I1/dt² - 3I1 तो एक तरह से ये 3/LC हो जाएगा। अगर L का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/LC कांस्टेंट के बराबर हो गया। तो ये दूसरी आवृत्ति हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और I = B cos ω2t + φ उसका सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पे ω2 क्या हो जाएगा √3/LC। तो जो द्वितीय सामान्य विधा के कोणीय आवृत्ति होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रथम विधा में बीच के संधारित्र पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात Q3 = 0 होता है। तो इस संधारित्र को हटाने पर आवेशों की प्रगति पे कोई प्रभावित नहीं होता है। और प्रथम विधा में आवेश Q1 तथा Q2 के परिणाम हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। द्वितीय कंपन विधा में आवेश Q1 तथा Q2 के परिणाम बराबर है लेकिन समान प्रकृति के होते हैं, इसलिए Q3 आवेश का मान Q1 या Q2 के परिणाम का दुगुना लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है। इस चित्र के अंदर Q1 और Q2 दोनों समान होंगे। तो ये अगर Q है ये भी Q है तो ये कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा, लेकिन वो -2Q हो गया। समझ में आया? दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ से लास्ट की अंतिम लाइनों में लिखा है। एक बार मैं फिर बता दूँ, प्रथम विधा जिसको हम ω1 कह रहे हैं वो 1/√LC आई थी इस चित्र के अनुसार, ठीक है। ω1 = 1/√LC। और द्वितीय विधा के अंदर ω2 आई थी हमारे पास √3/LC। ये कई बार कंडीशन छोटे क्वेश्चनों में भी पूछी जाती है। तो आपको LC परिपथ के लिए बताना है कि प्रथम विधा का मान है ω1 = 1/LC का √ और ω2 है 3/LC का √ तो प्रथम विधा और द्वितीय विधा तो आपने समझ ली, लेकिन यहाँ बेसिक जो डिफरेंस है वो दिखा रखा है कि प्रथम विधा में बीच के संधारित्र पर कोई आवेश नहीं होता है। ये साफ लिखा है Q3 = 0, ठीक है। यानी संधारित्र आप लगाएं चाहे नहीं लगाएं उस पर कोई आवेश नहीं होगा। इस संधारित्र को हटाने पर भी आवेशों की गति प्रभावित नहीं होती है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूछा भी जाता है, वाइवा के अंदर भी पूछ सकते हैं कि इसको हम हटा दें तो क्या फर्क होगा, तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। प्रथम विधा में आवेश Q1 तथा Q2 के परिणाम हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं, ठीक है। प्रथम विधा में अगर ये Q है तो ये -Q होगा और ये 0 होगा, ये -Q है तो ये +Q होगा और ये 0 होगा। यानी ये Q3 तो हमेशा ही 0 होगा, लेकिन Q1 = क्या होगा -Q2 होगा, ठीक है ना। ये बेसिक कंडीशन है। और Q1 Q2 विपरीत प्रकृति का मतलब ही हो गया Q1 = -Q2। और द्वितीय कंपन विधा में जो हमारे पास है उसमें Q1 तथा Q2 के परिणाम बराबर लेकिन समान प्रकृति के होते हैं, इसलिए Q3 आवेश का मान Q1 या Q2 के परिणाम का दुगुना लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है। समझ में आया? प्रथम विधा के लिए ω1 = 1/√LC थी, द्वितीय विधा के लिए ω2 = 3/LC का √ था। ये तो विधा के लिए था, लेकिन आवेशों के लिए क्या है, प्रथम विधा में ये Q है तो ये -Q होगा और ये Q3 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों विपरीत प्रकृति हो गई, ठीक है। लेकिन द्वितीय विधा में Q1 = Q2 होगा, वहाँ पे प्रथम विधा में Q1 = -Q2 था और द्वितीय विधा में Q1 = Q2 है। और Q3 का मान क्या है, इन दोनों का Q1 और Q2 का योग होगा, डबल कहते हैं अपन, दोनों बराबर कर रहे हैं तो इसका मान जो समान है उसका डबल हो गया। Q1 + Q2 लिखेंगे तो ये अगर दोनों Q के बराबर तो ये 2Q हो जाएगा, लेकिन बाहर क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। समझ में आ गया? इनसे डबल हो गया। अगर ये Q है ये भी Q है तो ये 2Q होगा लेकिन -2Q होगा। तो ये आपको वाइवा में अगर पूछते हैं तो आपको ढंग से समझाना है, लिख के समझाना है, बोल के समझाना है और चित्र बना के समझाओ तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके इसको नंबर
काट नहीं सकता। तो एग्ज़ाम में ये जो धारितीय युग्मित से परिपथ है आता है, तो आपको चित्र बनाकर क्या करना है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 के मान निकालने हैं। और न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 के मान आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और बताना है कि प्रथम विधा में दोनों के आवेश Q1 और Q2 के समान होंगे और Q3 0 होगा, जबकि द्वितीय विधा में Q1 Q2 एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन Q3 उन दोनों का डबल है और विथ नेगेटिव साइन है। थैंक यू।